जब हम कहते हैं टाइम तो हम घड़ी के कांटे देखते हैं, जैसे सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स। पर टाइम हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले के समय में हमारा फोकस टाइम को मेजर करने का नहीं बल्कि ऑब्जर्व करने पर होता था। और उस समय दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट नगर लंदन नहीं था, रोम भी नहीं था, ना ही बेबीलोन था। वो इम्पोर्टेंट सिटी थी उज्जैन। इस नगर का नाम कभी एक नहीं रहा। कभी ये अवंतिका था, कभी पद्मावती, कभी कुशस्थली, कभी अमरावती और कभी कनक श्रृंगा। ये सिर्फ पोएटिक नाम नहीं थे, ये इस नगर के अलग अलग काम थे। हर युग में उज्जैन का रोल बदलता रहा पर उसका सेंटर नहीं बदला। आज हम ग्लोबलाइजेशन को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जब यूरोप ट्राइबल स्टेजेस में था, उज्जैन तब भी ग्लोबल था। एंशियंट रूट्स के थ्रू उज्जैन से हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स और स्पाइसेस मेडिटेरेनियन दुनिया तक जाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने उज्जैन के पास बहुत सारे रोमन कॉइन्स पाए हैं। इसका मतलब ये था, रोम सिर्फ भारत को नहीं उज्जैन को भी जानते थे। और ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं लाता, ट्रेड लाता है आइडियाज़। इसीलिए उज्जैन सिर्फ एक बाज़ार नहीं था, उज्जैन नॉलेज एक्सचेंज करने का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन था। इस नगर की ज्योग्राफी भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उज्जैन से होकर ही जाती है। एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स जानते थे कि इस लैटिट्यूड पर सन का शैडो सबसे एक्यूरेट होता है। इसीलिए यहीं से तिथियां निकली, यहीं से ऋतु चक्र बना और यहीं से पूरे भारत का कैलेंडर सिंक हुआ। इसी वजह से वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथों में उज्जैन को रेफरेंस लॉन्गिट्यूड माना गया। ग्रीनविच आने से हजारों साल पहले उज्जैन ऑलरेडी वर्ल्ड का टाइम सेंटर था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उज्जैन को मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्रह यहाँ से टूट कर बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मंगल ग्रह सबसे स्पष्ट दिखता है और उससे जुड़ी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है। इस नगर में विद्या अलग अलग विषयों में बढ़ती नहीं थी। यहाँ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी एक ही धारा का हिस्सा थे। इसीलिए वराहमिहिर जैसे महाविद्वान उज्जैन को अपना बेस बनाते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं होता था कि टाइम क्या हो रहा है, यहाँ सवाल होता था कि टाइम का मतलब क्या है। मौर्य युग में उज्जैन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने उज्जैन नगर की वैल्यू समझी और अशोक, वायलेंट अशोक, शांत अशोक बनने से पहले उज्जैन से गुजरा। ये कोइंसिडेंस नहीं था, उज्जैन का काम ही ये है, अंदर के युद्ध को ये सरफेस पर लेके आता है। और फिर आए विक्रमादित्य, उज्जैन के चक्रवर्ती राजा। उनका दिया हुआ विक्रम संवत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ कैलेंडर नहीं था, ये सिविलाइजेशन की कलेक्टिव मेमोरी का सिस्टम था। उनके समय उज्जैन सिर्फ एक राजधानी नहीं था बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट था। और जब एक नगर टाइम को समझने लगे तो उसका प्रभाव सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहता, उज्जैन का प्रभाव दूर दूर तक फैला। इस नगर का एक और पहलू था, मोक्ष। उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है, यानी वो 7 नगर जिनमें मोक्ष मिल सकता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ आना सिर्फ रहना नहीं होता, यहाँ आना जीवन के अंत को समझने का प्रयास होता है। जब एक नगर टाइम को ऑब्जर्व करे, ट्रेड को संभाले, एस्ट्रोलॉजी को समझे और मोक्ष की बात करे, तो उसके सेंटर में सिर्फ राजा नहीं होता, उसके सेंटर में होता है महाकाल।